सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़, जिला बीकानेर। आज हम आधुनिक युग के प्रमुख एकांकीकार का अध्ययन करेंगे। मोहन राकेश। मोहन राकेश हिंदी एकांकी के प्रथम हस्ताक्षर हैं। हिंदी के ऐसे प्रथम नए एकांकीकार हैं वो, जिन्होंने हिंदी नाटक को भारतीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया, उसे मौलिक, स्वतंत्र और जटिल रूप प्रदान किया। हिंदी नाटक को आधुनिक द्वंद्व, समकालीन चेतना, संवेदना से संपृक्त किया। उनके नाटकों से ही हिंदी रंगमंच, निर्देशक, अभिनेता को, दर्शक को विशिष्ट सत्ता और प्रतिष्ठा मिली। रंगमंच और नाटक एक दूसरे के पूरक और पर्याय बने। मोहन राकेश ने नाट्य भाषा को उसकी सृजनात्मकता दी। नाट्य भाषा, नाटक में शब्द की खोज उनकी मुख्य दिशा थी। उन्हीं के नाटकों से नाट्य समीक्षा के संदर्भ में भी अनिवार्य प्रश्न उठने शुरू हुए और कथा समीक्षा की तरह नाट्य समीक्षा को भी स्वतंत्र दृष्टि मिली। विभिन्न कला माध्यमों, रंगमंच, रेडियो, दूरदर्शन, फिल्म में परस्पर संबंध स्थापित करने का प्रयत्न भी वह कर रहे थे। अपने आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजवंश आधे अधूरे नाटकों से ही उन्होंने हिंदी नाटक और रंगमंच में क्रांतिकारी परिवर्तन उपस्थित कर दिया था। बाद में पैर तले की जमीन, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी संग्रह और रात बीतने तक तथा अन्य ध्वनि नाटक संग्रह से उनके विविध नाट्य प्रयोग सामने आए। यद्यपि मोहन राकेश कहानीकार, उपन्यासकार भी हैं, लेकिन नाटक उनकी महत्वपूर्ण विधा ही है, जिसमें कथ्य और शिल्प दोनों स्तर पर उनका दृष्टिकोण आंतरिकता की खोज का रहा है। बाह्य प्रयत्न, शिल्प के ऊपरी प्रयोग उनमें नहीं मिलते। बहुत बड़ा सवाल मोहन राकेश का एक व्यंग्यपूर्ण एकांकी है। यह आज की प्रशासनिक व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य करता है। एकांकी से ध्वनित होता है कि प्रशासनिक स्तर पर होने वाली मीटिंग्स, सभाओं, समितियों में बातचीत के स्तर पर सब कुछ हो जाता है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर कुछ भी क्रियान्वित नहीं होता। एकांकी में लो ग्रेड वेलफेयर सोसाइटी की एक बैठक होती है। सभी संभागी चिंता व्यक्त करते हैं कि आज किसी को न समय की चिंता है, न काम के पूर्ण होने की। वे लोग इसी चिंता में परस्पर छींटाकसी करते हैं, भला बुरा कहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। आज के व्यक्ति और समाज का तीखा व्यंग्य करने वाला यह एकांकी प्रस्तुत करता है कि आज का समाज निरर्थक, बेमानी और बेकार हो गया है। कोई भी अपने दायित्व, कर्तव्य और मर्यादा की चिंता नहीं कर रहा। सब अपने अहम को आगे रखते हैं, इसलिए न परस्पर सहयोग करते हैं, न अपनी जिम्मेदारी को पूरा। समस्याओं का सही समाधान कैसे हो, यही सबसे बड़ा सवाल है। आज का मनुष्य मानवता से दूर हो गया है, वह व्यवहार के स्तर पर पशु है। एकांकी की भाषा पात्रानुकूल है, इसके संवाद बहुत चुटीले हैं, इनसे व्यंग्य की धार और भी तेज हो जाती है। हिंदी एकांकी में दूसरे प्रमुख एकांकीकार है भुवनेश्वर प्रसाद। यदि हिंदी एकांकी के जन्मदाता प्रसाद जी को माना जाए तो भुवनेश्वर प्रसाद को नए एकांकियों का अग्रदूत स्वीकार करना होगा। भुवनेश्वर प्रसाद का जन्म सन 1910 में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत शाहजहांपुर में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा जन्म स्थान पर ही मिली, पर बेरोजगारी में न तो पढ़ने की सुविधा मिली, न जमकर साहित्य सृजन का अवसर मिला। पर अनेक कठिनाइयां झेलते हुए भी उन्होंने लेखन कार्य जारी रखा। दिसंबर सन 1933 के हंस में उनका प्रथम एकांकी श्यामा प्रकाशित हुआ। तदुपरांत वह प्रतिवर्ष नए नए नाटक लिखते रहे। सन 1936 में उनका एकांकी संग्रह कारवां नाम से प्रकाशित हुआ। इसमें नई नाट्य कला देकर दर्शकों में धूम मच गई। भुवनेश्वर प्रसाद इन एकांकियों में कथा वस्तु से, फ्राइड के मनोविज्ञान से, लकीरी उतार चढ़ाव से, जीवन के किसी विशेष पहलू से गंभीरतापूर्वक उलझते दिख पड़ते हैं। विश्व महासमर के उपरांत सारा संसार एक नए दौर से गुजरा। सारा ज्ञान और विज्ञान मानव संहार में जुट गया। इतना बड़ा जनसंहार देखकर बौद्धिक वर्ग कांप उठा। यथार्थ की परिभाषा बदल गई। भुवनेश्वर प्रसाद ने तांबे के कीड़े नामक नाटक में नया प्रयोग किया। उसमें प्राचीन सारी मान्यताएं बदल गई। न कथानक है, न नायक है, न व्यवस्था है, न निश्चित मूल्य है, न आत्मसम्मान है। आज इंसान चांद की ओर जा रहा है और इंसानियत रसातल की ओर। अजब हैरानी है। भुवनेश्वर प्रसाद ने सन 1946 में तांबे के कीड़े, 48 में इतिहास की गेंचुल, 1949 में आज़ादी की नीति, जेरूसलम, सिकंदर, 1950 में अकबर, चंगेज खां, सिंकों की गाड़ी की रचना की। ये सब एकांकी नई दिशा की सूचना दे रही हैं, जिसमें पुरानी मान्यताएं धराशायी होती जा रही हैं। तांबे के कीड़े हिंदी में एब्सर्ड नाटक का आरंभ भुवनेश्वर ने किया तथा इस दृष्टि से तांबे के कीड़े उनका श्रेष्ठतम एकांकी है, जिसमें न कथानक की तारतम्यता है, न घटनाओं का संगठन भी ढंग से किया गया है। उसमें पात्रों की संयोजना भी इस तरह की नहीं है कि उनकी चरित्र स्पष्ट रूप से उभर कर आए। नाटक का एनाउंसर अमूर्त बातें करता है,
यह भी स्पष्ट नहीं होता कि वह किस बाबत घोषणाएं कर रहा है। एक परेशान रमणी नहीं जानती कि वह क्यों परेशान है, जबकि मशरूफ पति उसकी बेचैनी का कारण निर्मला को मानता है। पर निर्मला परेशान रमणी के बारे में कुछ नहीं जानती। निर्मला तो उसके लिए उन्हीं बादलों में रहती है। थका हुआ उम्र फसर अपनी थकान से परेशान है, पर अपने अतीत की याद बराबर करता रहता है। पूरे एकांकी में इसी तरह की स्थितियाँ, जिनका परस्पर संघर्ष जोड़ना भी कठिन है, पर पूरा एकांकी बहुत प्रभावशाली है। लक्ष्मी नारायण लाल। श्रीलाल बहुमुखी साहित्यिक प्रतिभा के कलाकार हैं। उन्होंने नाटक, एकांकी के अलावा उपन्यास, कहानियाँ भी लिखी है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद उन्होंने हिंदी नाट्य परंपरा और रंगमंच को अपने स्पर्श से और भी अधिक समृद्ध कर गौरव प्रदान किया। उनमें श्रीलाल का नाम उल्लेखनीय है। वे रंगकर्म के उन विरल व्यक्तियों में से एक है जिन्होंने रंगमंच पर अभिनेता के रूप में अपनी छाप छोड़ी। सन 1950 में उनका इतिहास के ताजमहल के आंसू इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पत्रिका में प्रकाशित हुआ और उसे वही मंच पर भी प्रस्तुत किया गया। यह एकांकी हिंदी एकांकी को श्रीलाल की नाट्य प्रतिभा का प्रभावी परिचय दे गया। मूलतः आप नाट्यकार और नाट्यकला मर्मज्ञ आलोचक हैं। आप आजीवन रंगमंच से जुड़े रहे और विविध प्रयोगों में व्यस्त रहे। ताजमहल के आंसू, पर्वत के पीछे, नाटक बहुरंगी, दूसरा दरवाज़ा इनके चर्चित एकांकी संग्रह है। यदि कहा जाए कि लक्ष्मी नारायण लाल अकेले ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने एकांकी विधा को गंभीरता से लिया है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इनके नाटक और एकांकियों में मध्यम वर्ग के जीवन की मन स्थितियों को विविध कोणों से विश्लेषित किया गया है। जनजीवन से गहरे जुड़े होने के कारण जीवन की विसंगति पर प्रहार बहुत तीखे हैं। इसके लिए उन्होंने पौराणिक आख्यानों, मिथकों का भी अच्छा खासा प्रयोग किया है, लेकिन वर्तमान उनकी दृष्टि से कभी ओझल नहीं हुआ। यही कारण है कि उनकी कृतियाँ सामाजिक जीवन के यथार्थ का जीवंत दस्तावेज है। समस्याओं का तर्कपूर्ण सूक्ष्म समाधान और रंगमंचीय सार्थकता उनके एकांकी नाटकों की सहज उपलब्धियाँ हैं। काल पुरुष और अजंता की नर्तकी। यह लक्ष्मी नारायण लाल की एक प्रसिद्ध एकांकी है जो मानव मन की गहराइयों की पड़ताल करता है। अनूप का विवाह प्रभा से हुआ, जो अपूर्व सुंदरी है, इसलिए अनूप उसे अजंता की नर्तकी कहता है। किंतु विवाह से पूर्व प्रभा अपनी सहपाठी के साथ, जिसका नाम हजारी लाल था, भाग गई थी और 3 दिन तक उसके साथ घर से बाहर रही थी। प्रभा के पिता ने शर्म के मारे वह शहर छोड़ दिया। प्रभा का विवाह अनूप के साथ हो गया। वह उसकी सुंदरता पर मुग्ध है, पर वह इस रहस्य को जानता है कि प्रभा हजारी लाल के साथ बाहर रही थी। उसके मन में संदेह है, यद्यपि वह उसे अजंता की नर्तकी कहता है। वह भी क्लब वगैरह जाता है। उसकी गतिविधियों का पता प्रभा को है, किंतु अनूप का एक मित्र मुनि उसके घर आता है और ठहरता है। यह प्रभा को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे पता है कि मुनि ही हजारी लाल है, और उसे लगता है कि अनूप उसे पीड़ा पहुंचाने के लिए उसे बुलाता है। वह स्वयं को अपमानित अनुभव करती है और अनूप का घर छोड़कर जाने का निर्णय लेती है। अनूप उसे रोकना चाहता है। एकांकी में अनूप के कुंठित व्यक्तित्व और प्रभा की पीड़ा की बड़ी ही सुंदरता से अभिव्यक्ति हुई है। इस एकांकी की भाषा सधी हुई है और संवाद बहुत ही अभिव्यंजक है।